हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2019 का पेपर का पार्ट वन, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बैंक समाधान विवरण है लेजर खाता, रोकड़ पुस्तक का भाग, पृथक विवरण, जनरल का एक उपविभाजन। तो बैंक समाधान विवरण जो होता है वो पृथक विवरण होता है, एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है जो नॉर्मली कौन बनाता है, व्यापारी बनाता है। अपने बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो और कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है उन दोनों का मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पासबुक के अनुसार बैंक शेष 20,000 रुपया है। पासबुक के अनुसार जो बैंक बैलेंस है वो कितना है, 20,000 रुपया। फिर आगे लिखा है बैंक ने 1,000 लाभांश के संग्रहित किए, लेकिन रोकड़ पुस्तक में 100 रुपया प्रविष्ट किए गए। तो रोकड़ पुस्तक का क्या शेष होगा, तो जहाँ 1,000 होना चाहिए तो वहाँ केवल कितना लिखे, 100 रुपया। मतलब कितने का डिफरेंस है, 1,000 की जगह हम 100 रुपया लिखे तो कितने का डिफरेंस हो गया बताइए, 900 का। तो 20,000 में से आप 900 माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 19,100। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक साझेदार के अवकाश प्राप्ति पर या मृत्यु होने की दशा में संचित लाभ एवं हानि को साझेदारी की पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। मतलब बोला गया है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसका डेथ हो जाता है तो जो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, तो हम लोग बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, XYZ 1/2, 2/5, 1/10 के अनुपात में साझेदार हैं। एक्स के सेवानिवृत्त होने पर नया अनुपात क्या होगा। तो आइए पहले इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है रेशियो हमारा क्या, 1/2, 2/5 और 1/10। ठीक है ना। तो पहले हमें तो सबके नीचे इक्वल कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो तीनों के नीचे 10 हो गया। ठीक है। तो 2 के पहाड़ में 10 कितनी बार में आएगा बताइए, 5 बार में। तो 5 का 1 से गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का 10 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 10 का 10 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब रेशियो हमारा क्या हो गया, 5:4:1। ठीक है। और यहाँ पे कौन जा रहा है, एक्स जा रहा है, माने एक्स चला गया। तो अब जो नया रेशियो बचा वो क्या बचा, 4:1। तो 4:1 देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। टिक कर लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नए साझेदार द्वारा लाई हुई ख्याति पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाती है। नए लाभ अनुपात में, पुराने लाभ अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, बराबर बराबर। तो पुराने लाभ अनुपात में निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर यही एग्जाम में पूछ दे कि शेयर होल्डर, ठीक है ना, माने अंशधारी क्या होते हैं, तो आप टिक करिएगा कंपनी के स्वामी। यहाँ पे ऋण पत्रधारी पूछा है इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऋण पत्रों के शोधन के बाद सिंकिंग फंड खाते के शेष को स्थानांतरित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बोला गया सिंकिंग फंड का जो बैलेंस होता है वो हम लोग लास्ट में किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम लोग करते हैं जनरल रिजर्व, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। तो जब भी हम लोग प्रीमियम पर इशू शेयर करते हैं तो उस प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे करते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो यूटिलाइजेशन करते हैं वो हम लोग करते हैं इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। ठीक है। सेकेंड हम लोग करते हैं राइट ऑफ एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। थर्ड, राइट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। और यदि हम कोई डिवेंचर को प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हैं या प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पर अगर रिडम्पशन करते हैं तो प्रीमियम का अमाउंट हम लोग इस प्रीमियम के अमाउंट से हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाईबैक ऑफ शेयर जब करते हैं तो उस समय भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीमियम के कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं वो हम आपको बता दिए। तो जो हम बताएं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, बताइए कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बोनस अंशों के निर्गमन हेतु। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। जब अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। बोला गया है जब हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं तो उस समय शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, तो उस समय जो हम लोग डेबिट करते हैं वो कॉल्ड अप अमाउंट से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर हो तो प्रीमियम का प्रावधान किया जा सकता है। देखिए अभी हम आप लोग को बताए हैं, कौन से क्वेश्चन बताए थे बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम पर, तो उस प्रीमियम का अमाउंट हम लोग कौन से अकाउंट से हम लोग ले सकते हैं। तो जब इशू हम लोग शेयर प्रीमियम करते हैं, जब हम लोग इशू करते हैं शेयर को प्रीमियम पर, तो उस समय जो प्रीमियम का बैलेंस होता है उसका इस्तेमाल हम लोग रिडम्पशन के समय कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 के तरह ही था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी गई, नियत किस्त पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष राशि लगाया जाता है। मशीन का उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष का है तथा अवशेष मूल्य 10,000 रुपये है, तो हराशि की दर क्या होगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्थायी संपत्ति पर मूल्य ह्रास लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की गई व्यवस्था के चिट्ठे में से घटाया जाएगा। संबंधित संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य से, संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य से, संबंधित संपत्ति के प्रारंभिक मूल्य से, संबंधित संपत्ति के स्फीतिक मूल्य से। तो हम लोग किस में से माइनस करते हैं, बुक वैल्यू से, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बोला गया है इसमें से लाइन पढ़ के बताना और बोलना है कौन सा गलत दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है अशुद्ध ऋण हेतु संचय देनदारों पर बनाई जाती है, ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन, अदत्त व्यय यदि तलपट में दिखाए गए हों तो उसे केवल चिट्ठे में लिखते हैं, ये भी सही है। अंतिम रहतिया यदि तलपट में दिखाया गया हो तो उसे व्यापार लेखे में नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये लाइन भी सही लिखा है। लेखा वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर किया जाता है, ये लाइन गलत है। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा, अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चंत खाते का शेष दिखाया जाता है। सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पूछ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, कि तीनों में से किसी में नहीं। तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्तियों के विक्रय से संबंधित लेन देनों का विक्रय पुस्तक में लिख दिया गया, यह एक उदाहरण है। क्या बोला गया है, कोई भी हम एसेट सोल्ड किए हैं तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट, लेकिन ये क्या कर दिया है, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स कर दिया है। तो ऐसा कब हम लोग करते हैं, जब हमें एरर ऑफ प्रिंसिपल, इस तरह का गलती को क्या कहते हैं हम लोग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह की गलती से तलपट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तलपट हमारा मैच हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डोकर प्रवाह विवरण में विक्रय 90,000, पुस्तक मूल्य 1,00,000 कैसे दर्शाया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो क्या हम लोग कर रहे हैं, रोकर प्रवाह विवरण में उपकरण का विक्रय, मान इक्विपमेंट को हम लोग सेल कर रहे हैं। इक्विपमेंट को सेल करने पे कितना पैसा मिल रहा है, 90,000। तो इक्विपमेंट को हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा कि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होता है। एक हमारा क्या होता है बताइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ऑपरेशन। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये 3 तरह के एक्टिविटी होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इक्विपमेंट को सेल करने पर, तो इक्विपमेंट को हम लोग जब सेल करेंगे तो उस समय 90,000 मिल रहा है, तो ये हमारा कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी बोला गया है, चारों लाइन पढ़िए, इसमें से कौन सा गलत है। रोकर प्रवाह विवरण लेखांकन के नगद आधार पर आधारित है, ये सही है। रोकर प्रवाह विवरण लेखांकन उपार्जन आधार पर, ये गलत है। क्योंकि जो कैश फ्लो होता है वो हम लोग एक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाते, बल्कि किस पर बनाते हैं, कैश बेसिस पे। तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला क्या लिखा है, कच्चे माल के पूर्तिकार को नगद भुगतान। तो ये जो हमारा एक्टिविटी है परिचालन एक्टिविटी है, ये सही दिया है मैंने। दूसरा लिखा है लाभांश का भुगतान, तो लाभांश का भुगतान जो करते हैं वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तीसरा है विनियोग पर प्राप्त ब्याज, विनियोग पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इसका 2 है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ज़रा पहले का
पहला, दूसरे का हमारा तीसरा हो गया, तीसरे का दूसरा। 1 3 2 कौन सा ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में, ठीक है। तो 18 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ते हैं क्या लिखा है। यदि व्यवसाय का शुद्ध परिचालन लाभ 90,000 और वर्ष में देनदार में 40,000 रुपये की कमी होती है तो परिचालन में रोकर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या बोला गया कि 90,000 था हमारे पास प्रॉफिट, और क्या बोला है देनदारों में 40,000 की कमी हो गई तो 40,000। तो इन दोनों को क्या कर लेना होता है, हम लोग को ऐड कर लेना होता है, पता ही होगा आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 90 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। AS 3 के अनुसार अंशों के निर्गमन से रोकर प्राप्ति है। बोला क्या गया है कि जब हम कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, अर्थात शेयर को जब हम लोग इशू करते हैं तो कौन सी एक्टिविटी होती है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। रोकर प्रवाह विवरण किस प्रकार के वित्तीय नियोजन में सहायता करता है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा उच्चतर अनुपात हितकारी नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये तो सही है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये भी हितकारी है। ग्रॉस जीपी रेशियो, ये भी सही है। ऑपरेटिंग रेशियो, हाँ यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 क्या लिखा है। वित्तीय विवरण होता है, क्या होता है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए और चारों में से आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में पुस्तक ऋण का संग्रह, मतलब बोला गया डेटर से जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट। और कैश, देखिए ध्यान से, कैश अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट, ठीक है ना। ये डेटर से पैसा मिलने की एंट्री होता है। कैश जो होता है ये भी हमारा करंट एसेट्स होता है और डेटर भी क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। माने एक तरह से कैश हमारा आया तो करंट एसेट्स बढ़ गया और डेटर कम हुआ तो करंट एसेट्स कम हो गया। मतलब क्या समझ रहे हैं, करंट एसेट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए जनाब, पहला ऑप्शन है इंक्रीज करंट रेशियो, डिक्रीज करंट रेशियो, नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, माने करंट रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दीर्घकालीन शोधन क्षमता का संकेतक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, हाँ तो ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कम रहतिया आवर्त अनुपात संकेत करता है। रहतिया में यदि निवेश, शोधन क्षमता स्थिति, एकाधिकार स्थिति, तीनों में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमसे क्या पूछा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझिएगा। देखिए टोटल सेल दिया है 6 लाख और सेल रिटर्न दिया है 50,000। तो इन दोनों को पहली बात आप माइनस कर लीजिए तो हमारा नेट सेल आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,50,000। और ये 5,50,000 क्या हो गया हमारा, नेट सेल, समझ गए। फिर देखिए हमारा कॉस्ट दिया है 4,40,000। कॉस्ट कितना दिया है, 4,40,000। तो नेट सेल में से कॉस्ट आप 440 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा जीपी। जीपी कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, 1,10,000। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जीपी रेशियो। तो आप लोग को पता है जीपी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, चलिए पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं आप लोग के लिए। जीपी रेशियो का फार्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100, ठीक है। जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। जीपी कितना निकालें हैं बताइए, 1,10,000 और नेट सेल ऊपर कितना निकाले थे हम लोग, 5,50,000 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। 1,10,000 से 5,50 कट जाएगा 5 बार में और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। ऑप्शन नंबर 20% देखिए कौन से पे, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए क्या लिखा है। समान आकार वाले विवरण प्रपत्र होते हैं, तो क्या होते हैं, लंबवत विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। तुलनात्मक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं निरपेक्ष आंकड़े रुपये में, निरपेक्ष आंकड़े में वृद्धि एवं कमी, निरपेक्ष आंकड़ों को प्रतिशत में, तीनों में सभी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो वित्तीय विवरणों का लेखांकन सिद्धांतों तथा परिपाटियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ये तो सही है।
लेखांकन सिद्धांतों एवं विधियों में किया गया कोई परिवर्तन वित्तीय विवरणों की उपयोगिता प्रभावित करता है, ये भी सही है। उच्च स्फीति की अवधि के दौरान चिट्ठे की मदों से संबंधित राशियों को चालू मूल्य स्तर के अनुसार समायोजित किया जाता है, यही गलत लाइन है। तो 30 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस प्रबंधकीय कार्य के बाद निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है? हमसे क्या बोला गया है, ये ध्यान से समझिएगा कि कौन से क्रिया के बाद निर्देशन अर्थात कंट्रोलिंग या लीडिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। माने लीडिंग से पहले कौन सा काम आता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मैनेजरियल फंक्शन जो 5 होते हैं उसमें से 5 कौन कौन से समझिए। सबसे पहला मैनेजरियल फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग, समझते जाइएगा। पहला क्या होता है, प्लानिंग। दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड होता है हमारा स्टाफिंग। फिर फोर्थ होता है हमारा लीडिंग। और फिफ्थ होता है हमारा कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ हमसे क्या बोला गया था, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, माने कौन से काम के बाद हमें लीडिंग की जरूरत पड़ती है। तो लीडिंग किसके काम के बाद जरूरत होती है, एस फॉर स्टाफिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण का भाग नहीं है? निष्पादन का मापन, प्रमापों का अनिर्धारण, प्रतिपुष्टि, सुधारात्मक कदम उठाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। रेखा तथा स्टाफ संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ पद है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, व्यक्तिगत सचिव, व्यक्तिगत सहायक, तीनों में से सभी। तो इसका हो जाएगा तीनों में से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक समस्या की अनुभूति होने से पूर्व जब एक योजना प्रतिपादित की जाती है तो उसे कहते हैं, क्या बोला गया, एक समस्या की अनुभूति होने से पूर्व अर्थात पहले से ही अगर हम लोग कोई प्लान करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। अगर कोई काम करने से पहले अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सफल निर्देशन का लाभ नहीं है? न्यून अनुपस्थिति, ऊंचा श्रम आवर्तन, ऊंचा आत्मविश्वास, ऊंचा मनोबल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊंचा श्रम आवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 36। समिति संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक व्यक्ति समिति कभी नहीं हो सकती है, यही तो सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एक व्यक्ति से समिति का निर्माण, यहाँ बोला गया एक व्यक्ति समिति कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यही वाला क्या है हमारा, सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा संगठन का लाभ नहीं है? तानाशाही, प्रभावशाली, लोचशीलता, कठोर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लोचशीलता। क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्येक अधीनस्थ को एक और केवल एक अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए, यह सिद्धांत जाना जाता है। निर्देश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, पर्यवेक्षण के विस्तार का सिद्धांत, पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आदेश की एकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39। ग्राहक सदैव सही होता है, एक उदाहरण है नीति का, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भविष्य की परिस्थिति का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? भविष्य की परिस्थिति का अनुमान लगाने को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41। बीईपी विश्लेषण का पूरा नाम है, क्या पूछा गया है, बीईपी का पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट विश्लेषण। बीईपी का पूरा नाम ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। निम्नलिखित में से समन्वय की सर्वोत्तम तकनीक कौन सी है? स्टाफ सभा के द्वारा समन्वय, नेतृत्व के द्वारा समन्वय, स्वयं समन्वय द्वारा समन्वय, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है तीनों में से कोई नहीं। तो संचार प्रणाली का जो है वो समन्वय की सर्वोत्तम तकनीक है। हमसे पूछा गया ना कि समन्वय की सर्वोत्तम तकनीक क्या है, तो इन तीनों में से कोई नहीं है। तो कौन सी चीज़ है इसका, इसका आंसर हो जाएगा, अगर पेपर में आपका चेंज करके भी ऑप्शन दे सकता है, अगर दिया है संचार प्रणाली तो आप इस पर टिक करिएगा, ठीक है, संचार प्रणाली पे। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। करो या मरो क्यों का प्रश्न नहीं से संबंधित है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और चारों में से बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, तानाशाही निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन की विशेषता नहीं है? औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, अपरिचित लोगों का समूह, अधिकार का अंतरण।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपरिचित लोगों का समूह। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कथन जो एक विशिष्ट परिस्थिति में क्या किया जाए अथवा नहीं किया जाए को स्पष्ट करता है, को कहा जाता है रणनीति, प्रक्रिया, नियम, नीतियाँ। तो इसको कहा जाता है नियम। इस तरह से आज आपका पार्ट 1 में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।